नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कहां लेकर के आ गए हैं और किस स्थान पर खड़ा कर दिया है, इसका अंदाजा शायद कांग्रेस के नेताओं को नहीं है। 28 मई को देश के एक एक नागरिक के लिए गौरव का क्षण होगा जब भारत को अपनी संसद मिलेगी, पहली अपनी संसद मिलेगी। 1947 में आजादी और अब 2023 में अपनी संसद। अब तक अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संसद में सारे विधायी कार्य हो रहे थे और जब अपनी संसद मिलने जा रही है तब कांग्रेस और उसके साथ 19 दल एक बहाना बना करके जिस तरीके से उस समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं और धरने, प्रदर्शन, पहलवानों की तरफ से खाप पंचायत, यानी कुछ कुछ ऐसे काम, ऐसे कारनामे उस दिन करने और कराने की एक साजिश रची जा रही है। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस भी शामिल है, कुछ दूसरी देश विरोधी ताकतें भी हैं जो हमेशा इसी बात की कोशिश करते हैं कि इस समय जो गवर्नमेंट रन कर रही है भारत में, वो जब भी देश के लिए कुछ अच्छा करे तो उसके मैसेज भी देश विदेश में गलत जाए। ऐसे अनेक अवसर आए हैं अब तक पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, लेकिन हर बार उनको विवादों में घसीटा गया और जिसको हम लुटियन मीडिया कहते हैं, जिसको हम कांग्रेस और वामपंथियों का इकोसिस्टम कहते हैं, और इन्हीं से मिलते जुलते जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो सब मिल मिलाकर के हर अवसर पर हल्ला काटते रहे हैं, हल्ला मचाते रहे हैं, एक माहौल बनाते रहे हैं। लेकिन इन 9 वर्षों में बार बार ये बात सिद्ध हुई है कि जितने भी स्टेप उठाए गए हैं उनसे जो आम आदमी हैं इस देश के, उनके जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव देखने को मिला है। चाहे आधार व्यवस्था लागू करने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक के खिलाफ संसद में कानून पारित किया गया हो, चाहे राफेल डील की गई हो जिससे हमारी सेनाएं सुदृढ़ हुई और अग्रिम मोर्चे पर अब हम बढ़त पर हैं, उसको भी विवादित बनाया गया। जो नोटबंदी की गई थी 2016 में काले धन का साम्राज्य खत्म करने के लिए, उसको विवादित करने और उसको पलीता लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। जब जब राज्यों में कांग्रेस और दूसरे दल हारे और भारतीय जनता पार्टी हारी, जीती, तब तब ईवीएम के चरित्र का हनन करने की हर संभव कोशिश इन लोगों ने की। इसके अलावा जब जीएसटी लागू किया गया तो इन्होंने उस विशेष सत्र का ही बहिष्कार कर दिया जिसको रात्रि में 12 बजे तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संबोधित किया था। सीएए का मसला जरा याद करिए। इसके अलावा राम मंदिर का मसला, उस पर भी पेगासस, उस पर भी इन्होंने हंगामा बरसाया, पार्लियामेंट नहीं चलने दी। ये गुजरात दंगों पर भी गाल बजाई करते रहे हैं। इसके अलावा
नई संसद जब बन रही थी, बनाने का प्रस्ताव था, सेंट्रल विस्टा बनाने का जब प्रस्ताव था, इसी तरीके से पीएमएलए हो, चाहे यूएपीए हो या सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाइयां हैं भ्रष्टों के खिलाफ, उस पर बवाल करने की बात हो, यहाँ तक के प्रधानमंत्री जो केयर फंड है उसको लेकर के भी समय समय पर इन्होंने बवाल किए। जम्मू कश्मीर से जब 370-35 से हटाया गया तो भी यही हुआ, और इस देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर के जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई या ले आई गई, उस पर भी किस तरह का हल्ला काटा गया, कौन भूल सकता है इसको। और हर मामले में बार बार सरकार पूरी तरीके से ऐसे उभरी जैसे एक कमल का फूल उभरता है कीचड़ में। बार बार कीचड़ फेंकने की कोशिश, और बार बार सरकार पूरी तरीके से पाक साफ होकर के निकली। अब पार्लियामेंट को लेकर के हंगामे हो रहे हैं। एक और याद दिलाता हूं मैं आपको, जब कोविड काल आया शुरू हुआ था, तब राहुल गांधी ने कुछ तथाकथित अर्थवेत्ताओं के साथ मिलकर के कुछ इंटरव्यूज की सीरीज चलाई। इन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कहा कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लोगों की नौकरियां छूट जाएंगी। पूरी दुनिया में अगर कोविड काल में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसी अर्थव्यवस्था ने किया है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है। और कोविड के जब 3 दौर खत्म हो रहे थे तो हमारा देश ब्रिटेन को पीछे छोड़ कर के विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। कांग्रेस की चाहे ना चाहे पूरे देश में एक ऐसी छवि बन रही है कि वो जैसे विकास विरोधी है, वो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, उनसे नफरत करते करते देश के खिलाफ ही खड़ी हो जाती है। आप याद करिए जब उड़ी में अटैक हुआ था और हमारे 18 सैनिक जो हैं वो जिंदा जल गए थे। याद करिए पुलवामा का कांड, पुलवामा में भी हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान एक आत्मघाती हमले में मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तब भी इन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सबूत मांगे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने पाकिस्तानी सीमा में घुस करके की है या नहीं की है। पुलवामा के बाद जब एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में, तब भी इन लोगों ने बेशर्मी के साथ सबूत मांगे। पूर्वी लद्दाख में जब चीन की सेना गुस्ताखी कर रही थी, तब इन लोगों ने इसी तरह की हरकत की। चीन जिस तरह के दावे कर रहा था, डोकलाम के समय भी, पूर्वी लद्दाख के समय भी, जब झड़प हुई थी उस समय भी इन्होंने चीन का वक्तव्य सही माना, और हमारी सेना जो कह रही थी या हमारी सरकार जो कह रही थी, इसके उलट ये प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए थे, और पूरा इकोसिस्टम उसी में लगा हुआ था। तो इनकी छवि क्या बन रही है, इसका अंदाजा भी इन्हें नहीं है। और ऐसे में अनेक कार्य इस सरकार के गिना सकता हूं जब इन्होंने करोड़ों भारतीयों को फायदे पहुंचाए हैं, उनको वो सारी सुविधाएं दी हैं जो आजादी के इतने सालों बाद भी नसीब नहीं हुई थी। जिन्होंने चाहा उनको रसोई गैस का कनेक्शन और गैस का सिलेंडर, बल्कि जो उसे खरीदने की, उसको कंज्यूम करने की स्थिति में नहीं थे, ऐसे परिवारों को भी उपलब्ध कराए गए। जिन घरों में बिजली नहीं थी उन घरों में बिजली पहुंचाई गई। जिनके खाते नहीं खुले थे, ऐसे 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाए गए, और उनमें कोविड काल में
मदद पहुंचाई गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बताया कि 28 लाख करोड़ रुपया अब तक उन खातों में ट्रांसफर किया गया है। 28 लाख करोड़ रुपया। घर घर शौचालय बनवाना, स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करना, गरीबों के लिए घर बनवाना, और कौन भूल सकता है इन चीजों को कि सड़कों के जाल बिछे हैं, हवाई अड्डे कितने बन गए हैं इस सरकार के समय, वाटरवेज बन रहे हैं। मतलब हर तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि एक बदलाव आ रहा है। रेलवे जो 1947 से ऐसी ही चल रही थी, उनमें आमूल-चूल बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रमुख जो शहरों के रेलवे स्टेशन हैं, उनकी कायाकल्प हो रही है। मतलब इतने सारे काम हो रहे हैं, और ये अगर नई पार्लियामेंट भारत को दी जा रही है, या भारत में पहली बार किसी सरकार ने इस बात की चिंता की है कि जो पुरानी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्लियामेंट 100 साल की होने जा रही है 2027 में, उससे पहले अपनी पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो इस पार्लियामेंट का श्रेय और सारे अच्छे कामों का श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों मिल रहा है? इस सोच या डाहा में आकर के कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी इस तरह का वातावरण बना रहे हैं देश में कि जो अच्छे काम हैं, हो रहे हैं, उनकी चर्चा ना होकर के दूसरे मामलों की चर्चा होती रहे। मतलब इसी विवाद को तूल दे दिया गया कि सब राष्ट्रपति संसद भवन का लोकार्पण क्यों नहीं कर रही हैं, प्रधानमंत्री क्यों कर रही हैं। तो सरकार की तरफ से इनको आईना दिखा दिया गया कि अलग-अलग अवसरों पर विधान सभाओं के शिलान्यास और उद्घाटन वहां के राज्यपालों के द्वारा नहीं कराए गए, बल्कि बहुत सारे मामलों में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किए हैं जाकर के, जबकि वो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं थे, या उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए हैं। तो अगर आपको सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति की इतनी ही चिंता है उनके सम्मान की या उनकी गरिमा की, तो सरकार ने और जो दूसरे मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने इस बात के खुलासे कर दिए कि 1975 में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर जो एनेक्सी बन रही थी, उसका शिलान्यास किया था। तब राष्ट्रपति को क्यों नहीं पूछा गया? फिर बाद के वर्षों में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो 1987 में उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर बनने वाली लाइब्रेरी का शिलान्यास किया था। तब राष्ट्रपति क्यों नहीं पूछे गए थे? आज ही राष्ट्रपति इनको क्यों ध्यान आ रहे हैं, और राष्ट्रपति को भी ये कह करके ये लोग अब मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से है, तो इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। तो जब इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने, तब इन्हीं कांग्रेस और दूसरे दलों ने, जो ये बायकॉट गैंग है, इसने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट क्यों नहीं किया, या निर्विवाद तरीके से सर्वसम्मति से उनको राष्ट्रपति क्यों नहीं चुना? ये सब बातें शो करती हैं कि ये विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, और इनको शायद इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि ये जो नकारात्मक राजनीति ये कर रहे हैं, और जिस नकारात्मक राजनीति को करने के लिए एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने इनको बाध्य कर दिया है, तो ये कितने गंभीर संकट में फंसते जा रहे हैं। और पूरे देश के भीतर और विदेशों में भी जो इनकी छवि बन रही है, वो बेहद खराब है। जो परसेप्शन बन रहा है, वो और भी ज्यादा खराब है। और परसेप्शन ही वो चीज होती है जो किसी के लिए भी
खास तौर से जब चुनाव आते हैं तो वो काम करती है। कांग्रेस की जो हालत है, 2014 में केवल 44 लोकसभा सीटें, 2019 में केवल 52 सीटें, लेकिन इसके बावजूद इनको अक्ल नहीं आ रही है और ये उसी गलती को लगातार दोहराते जा रहे हैं। कौन सी गलती को? नरेंद्र मोदी का विरोध, पाला खींच करके विरोध, हर चीज का, डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी लागू करना हो, आर्थिक सुधार के जितने भी फैसले लिए, हर चीज का, चाहे कितने भी बड़े प्रोजेक्ट वो लेकर के आ रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं देश के लोगों को, चाहे एम्स बन रहे हों, मेडिकल कॉलेज बन रहे हों, अलग अलग आईआईटी इंस्टीट्यूट बन रहे हों, हवाई अड्डे बन रहे हों, वो सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एक बदलाव दिखाई दे रहा है और उसी के चलते पूरी दुनिया में भारत का भी सम्मान बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का भी सम्मान बढ़ रहा है। लेकिन ये लोग हर एक विवाद के बाद दूसरा विवाद शुरू कर देते हैं। जैसे पार्लियामेंट नहीं बनने देने के लिए भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। अब पार्लियामेंट के उद्घाटन का अवसर है तो फिर से इन्होंने किसी को लगा करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करवा दी और मुद्दा इसी को बनाया कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और उसको चेतावनी भी मिली जिसने याचिका दाखिल की थी कि हम आप पर बहुत मोटा जुर्माना लगा देंगे, ये याचिका आप लेकर के क्यों आए? ये हमारा काम नहीं है तय करना कि कौन उद्घाटन करे कौन नहीं करे। ऐसे अनेक अवसर हैं जब इन्होंने सरकार का रास्ता रोकने की हर संभव कोशिश की, हर मामले में याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगवाई और अब चूंकि अब ये तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं रुक पाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उसका लोकार्पण करेंगे नई पार्लियामेंट का, तो अब राजदंड को लेकर के इन्होंने विवाद शुरू कर दिया है। इनको परेशानी किस चीज से है? नंबर एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई पार्लियामेंट का लोकार्पण कर रहे हैं। परेशानी नंबर एक, 28 मई को कर रहे हैं जिस दिन वीर सावरकर की जन्म जयंती है। ये दूसरी परेशानी। तीसरी परेशानी, विधि विधान के साथ हिंदू और सनातनी विधि विधान के साथ हवन यज्ञ होंगे, पूजा पाठ होगा। इसके अलावा एक और परेशानी का इनका कारण है, जो 1947 में अंग्रेजों के द्वारा राजदंड सौंपा गया था सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर, वो राजदंड जवाहरलाल नेहरू को दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। जवाहरलाल नेहरू ने उस राजदंड को प्रयागराज के म्यूजियम में रखवा दिया गया, जिसको अब तक ये माना जाता रहा कि ये जवाहरलाल नेहरू की वॉकिंग स्टिक है। ये चांदी की बनी हुई है, इसके ऊपर सोने की चादर चढ़ी हुई है। ये तमिलनाडु में एक मठ ने बनवाई थी और भेंट की थी। 3 दिन पहले अमित शाह ने इस बात का खुलासा किया कि उस राजदंड को अब प्रयागराज म्यूजियम से निकाला जा रहा है, उसको पवित्र किया जा रहा है और उसको लोकसभा के स्पीकर के बराबर में स्थापित किया जाएगा, विधि विधान के साथ स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु से इसके लिए कुछ संत और पुरोहित आ रहे हैं। उसके बाद से कांग्रेस की चिंता और बढ़ गई है। उसको और उसके सहयोगी दलों को ये लगता है, जो खास तौर से अपीजमेंट की एक तरीके से राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि अगर भारतीय संसद, जो नई संसद बनी है, वो पूजा पाठ से, हवन यज्ञ से और इस तरह के
तमाम विधि विधान से लोकार्पित की जाएगी, तो इसका जो सेकुलरिज्म है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और बिना कहे ये लोग इसी कारण इसका भी विरोध कर रहे हैं। जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि जिस राजदंड की बात कर रहे हैं, सेंगोल की बात कर रहे हैं, उसका कोई इतिहास ही नहीं है। ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चली चलाई बातों पर आकर के सरकार इस तरह के दावे कर रही है ताकि तमिलनाडु में इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। हरदीप पुरी से लेकर के और अमित शाह तक कई लोगों ने वो सारे प्रमाण पेश कर दिए। और हरदीप पुरी ने तो यहां तक कह दिया कि 1947 के जो समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी, यहां तक के विदेशी जो समाचार पत्र थे, जरा एक बार उन्हीं को उठा करके देख लेते तो पता चल जाता कि माउंटबेटन ने ये राजदंड, जो एक सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह था, वो जवाहरलाल नेहरू को पेश किया था। तो ये हालत हो गई है आज कांग्रेस पार्टी की। और अमित शाह ने तो पूछ लिया है, उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस को जो भारतीय परंपराएं हैं और संस्कृति है उससे इतनी नफरत क्यों है। और ये जो छवि बन रही है आज कांग्रेस की, ये इसकी बर्बादी का मेन कारण बन रहा है, क्योंकि इनके पास जो नेतृत्व है वो भी कुछ ऐसे सलाहकारों से घिरा हुआ है जो या तो वामपंथी या वेस्टर्न जो कल्चर है, या जो जिसको कहते हैं छद्म धर्मनिरपेक्षता, उस मानसिकता के शिकार हैं। तो चाहे ना चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया है जहां से इनकी वापसी बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके बारे में देश की नजरों में जो एक छवि है वो विकास विरोधी बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।